हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल पढ़ो और समझो, जहां हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, एजुकेशनल टॉपिक के बारे में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा वो जल्दी से जाके पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए। आसानी होगी समझने में, क्योंकि अगर समझोगे तभी पढ़ पाओगे ना। तो पिछले क्लास में मीन्स पार्ट 1 में मैंने बात की थी ओम्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है रेसिस्टेंट और रेसिस्टिविटी। ओके, तो इसे स्टार्ट करने के लिए पहले मैं एक थोड़ा सा लाइट दे देती हूँ ओम्स लॉ पे, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ ये बताता है कि किसी वायर की पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। ओके, तो V is directly proportional to I होती है, and in order to remove the proportionality sign we use V is equals to IR। तो V is equals to IR से मेरा टर्म आ जाएगा R is equals to VI। अरेंज करके वापस से R के फॉर्म में लिख दो। तो और उसी को हम लोग कहते हैं R, that constant sign is only the resistance। तो अब स्टार्ट करते हैं, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो रेसिस्टेंस स्टार्ट करने से पहले एक बहुत सी इजी चीज़ है। रेसिस्टेंस कुछ नहीं, ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, ऑब्स्टिकल्स होता है, हिंड्रेंस होता है। जब हमारा करंट वायर से फ्लो करता है, जब हमारा करंट वायर से फ्लो करता है तो उसे जितनी ऑब्स्टिकल्स फेस करनी पड़ती है वो होती है रेसिस्टेंस। सो रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में ही तो करंट फ्लो करती है। अब देखो मैंने क्या बताया, R इज इक्वल्स टू वी आई। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट पर एम्पेयर। और इसको हम ओम भी लिखते हैं क्योंकि ये ओम्स लॉ से आया है। ठीक है, अब रेसिस्टेंस मैंने क्या बोला? हिंड्रेंस। और कंडक्टेंस होता है कितनी इजीली फ्लो करंट फ्लो करे कंडक्टर में। तो रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस कुछ अपोजिट नहीं लग रहा? तो कंडक्टेंस इज जस्ट द अपोजिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसे हम, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इस यूनिट का उल्टा, दैट इज ओम इनवर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारा वायर है। ओके, और यहाँ से करंट फ्लो कर रही है। ये ए जो है हमारा एरिया है वायर के आगे वाले साइड का, सर्कुलर रीजन, जिसकी एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर, मीन्स इस वायर की रेडियस और पाई की वैल्यू। पाई आर स्क्वायर इज द एरिया। लेंथ होती है वायर की। ओके, वोल्टेज क्या है? अगर वोल्टेज रहेगा मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी तो करंट फ्लो करेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो नो करंट विल बी फ्लोड ओके थ्रू द कंडक्टर। तो अब क्या है, यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस की बात कर लें तो अगर मान लो कि ये लेंथ ऑफ द वायर बहुत लंबी है तो करंट को ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़ेगा। और मान लो ये एरिया बहुत छोटी है तो करंट आसानी से एंटर और निकल नहीं पाएगा। तो यहाँ कहा जाता है लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। हाँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा वायर लंबी होगी उतना ज़्यादा करंट को रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स। कहते हैं ना, जितना लंबा रास्ता उतनी ज़्यादा कठिनाई, उतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस। तो सेम वे यहाँ पे भी है, करंट के लिए भी सेम रूल फॉलो हो रहा है, that resistance is directly proportional to the length of the wire and it is inversely proportional to the cross sectional area of the wire। means अगर एरिया बहुत बड़ा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगी, लेकिन अगर एरिया बहुत छोटा होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी। आ गया? तो इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द वायर, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं रो वर्ड, दैट इज R इज इक्वल्स टू रो LA। और ये रो क्या है? इस रो को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रो इज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो अब हम लोग ओम्स लॉ से देखते हैं। हमने पढ़ा ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन I।
और अभी हम लोगों ने पढ़ा रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया रो एल ए। तो R इज इक्वल्स टू वी आई और इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, एल की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, तो करंट निकल जाएगा और इसकी यूनिट ओम होती है। ओके, अब देखो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। इस रेसिस्टिविटी को इसी साइड रहने दो, ए क्रॉस में जाएगा और एल नीचे जाएगा, तो वी आई इंटू ए बाई एल। तो अगर वी आई की बात करें तो वो क्या होती है, रेसिस्टेंस ही होती है, और रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। और एरिया क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या होगी, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। तो अगर बात की जाए यहाँ पे तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या, रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम सेंटीमीटर, और रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। आ गई बात समझ में? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी की अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं। अभी हम लोगों ने सबसे मेन डिफरेंस देखा कि इसकी यूनिट ओम होती है और इसकी ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर होती है। और हमारा जो रेसिस्टेंस है उसकी फॉर्मूला क्या होती है, रो एल बाई ए। तो पहले रेसिस्टिविटी देख लेते हैं। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए अपॉन एल या फिर वी आई इंटू ए बाई एल। तो हमारा जो रेसिस्टिविटी है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। ये वायर के डायमेंशन से इसे कोई लेना देना नहीं है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द मटेरियल ऑफ द वायर। और हम रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, वेयर एज रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। मीन्स अगर रेसिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड लेंथ ऑफ द वायर, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो ये हो गई हमारी सिंपल सी वेरी इजीली डिफरेंस रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की। अब मैंने ओम्स लॉ बताया, ओके। तो ओम्स लॉ में मैंने क्या बताया था, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो मीन्स अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, तो जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी करंट भी बढ़ेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये रेसिस्टेंस को बता रहा है। मैंने बताया था ना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए V इज इक्वल्स टू IR हो जाता है। तो ये स्लोप बताता है, एंड दैट स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट गिव्स द रेसिस्टेंस। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये ओमिक रेसिस्टर्स हैं, मीन्स ओम्स लॉ को जो फॉलो करते हैं। और अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये नॉन ओमिक रेसिस्टर है, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर सकते। ओके, मीन्स ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ओके, अब रेसिस्टिविटी हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या पढ़ा था रेसिस्टिविटी में, मीन्स कि वो मटेरियल ऑफ द वायर और टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे मटेरियल कैसे हो सकते हैं, या तो कंडक्टर हो सकते हैं, या तो एलॉयज हो सकते हैं, या फिर इंसुलेटर हो सकते हैं। तो अगर कंडक्टर, एलॉयज और इंसुलेटर में देखें तो किसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, अरे यार इतने सारे कैसे देखें। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 10 की पावर 10 टू 10 की पावर 14, और यहाँ इसकी एलॉयज की रेंज कितनी है, 10 की पावर -6 और ये 10 की पावर -8। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है ऑर्डर, 10 की पावर 12 या 10 की पावर 14। तो इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, एलॉयज की उससे थोड़ी कम, और कंडक्टर की सबसे कम। ऑब्वियसली बात यही है ना कि जिसकी जितनी ज़्यादा रेसिस्टिविटी उतना कम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। तो इंसुलेटर तो हम ऐसे भी जानते हैं कि इंसुलेटर करंट फ्लो नहीं करने देता। इंसुलेट जो जिसमें फ्री आयंस या चार्ज आयंस नहीं होते, जिसके कारण इंसुलेटर्स करंट फ्लो करने में हेल्प नहीं करता। तो मीन्स वहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा है, वहाँ पे कठिनाई ज़्यादा है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली उसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी, उसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी, फिर उससे थोड़ी कम एलॉयज की होगी। और कंडक्टर में इन दोनों के कंपेरिजन में तो करंट फ्लो करते हैं, तो इनकी इन दोनों से कम होगी रेसिस्टेंस। आ गया? अब सब कुछ देख लिया, रेसिस्टेंस देख लिया, रेसिस्टिविटी देख लिया। आओ देख लें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, दो मेथड में हम लोग रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं सर्किट में, एक तो सीरीज और एक हमारा पैरेलल।
ये क्या बोल रहे हो, सीरीज और पैरेलल? तो आओ देखते हैं। सीरीज सर्किट की डायग्राम है और ये पैरेलल सर्किट की डायग्राम है। अब डायग्राम ही बताओगे या आगे भी बताओगे? हाँ बताऊंगी भाई। देखो सीरीज सर्किट में क्या होता है कि हमारा जो डिफरेंट रेसिस्टर्स होते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट रेसिस्टर्स को किस तरीके से अरेंज करें उसके बारे में बात हो रही है। तो हमारा सीरीज सर्किट में कंटिन्यूएशन में रेसिस्टेंस अरेंज होता है। देखो R1 R2 R3, ठीक है। और सीरीज सर्किट की एक इम्पॉर्टेंट खासियत है कि करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम होता है। मीन्स IS अगर यहाँ है, मीन्स अगर IS की वैल्यू मान लो 2 है, ठीक है, अगर 2 एम्पेयर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 2 एम्पेयर होगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे, मीन्स करंट थ्रू आउट द सर्किट रिमेन्स द सेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्किट, सीरीज सर्किट के लिए। और हमारा रेसिस्टेंस कंटिन्यूएशन में अरेंज होता है। और यहाँ पे क्या सेम क्या डिफरेंट करता है, यहाँ पे डिफरेंस आती है हमारे वोल्टेज में। ये हमारा बैटरी है या फिर सेल है, जो कि यहाँ पे तो इसकी वैल्यू कितनी है Vs, लेकिन ये डिवाइड होता है V1, V2 और V3 में रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स अगर इसकी रेसिस्टेंस इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी तो V1 ज़्यादा होगा V2 से, अगर इसकी रेसिस्टेंस इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी तो V2 ज़्यादा होगा V3 से। ओके, मीन्स यहाँ पे करंट सेम होता है, वोल्टेज वेरी करता है रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर मैंने क्या बोला कि बैटरी की जो वोल्टेज होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो क्या हम कह सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 Vs के बराबर होगा? हाँ होगा। तो हम लिख सकते हैं ना Vs इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ओम्स लॉ से, R इज इक्वल्स टू VI। तो अगर इसको V के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? V इज इक्वल्स टू IR। तो देख लो ना, IR IR IR। अब V1 के लिए IR के फॉर्म में लिखो V1 को, तो हमारा करंट तो हर जगह सेम है, तो IS यहाँ पे भी होगा, करंट यहाँ पे भी IS होगा और यहाँ पे भी IS होगा। तो वेरी क्या करेगा, V1 के लिए R1 रेसिस्टेंस आएगा, V2 के लिए R2 और V3 के लिए R3। अब ये तो मैंने ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में बताया है, अगर वैल्यू आए तो इस पे पुट कर दो रेसिस्टेंस की वैल्यू, करंट की वैल्यू। तो सीरीज सर्किट में एक करंट की वैल्यू दी जाती है जो कि पूरे सर्किट में आसानी से फ्लो करता है, उसका डिवीजन नहीं होता। यहाँ पे किसकी डिवीजन होती है? रेसिस्टेंस के साथ वोल्टेज की। अब पैरेलल में आ जाते हैं। पैरेलल में क्या सेम होता है? पैरेलल में बस इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है और यहाँ पे रेसिस्टेंस के, वहाँ पे वोल्टेज रेसिस्टेंस के डायरेक्टली वेरी करता है। मीन्स जिसकी पोटेंशियल रेसिस्टेंस ज़्यादा उसकी पोटेंशियल ज़्यादा। तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग, वहाँ पे डायरेक्टली। मीन्स अगर वोल्टेज ज़्यादा था तो रेसिस्टेंस ज़्यादा था, बट यहाँ अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा मीन्स रुकावट ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगी ना। मैंने बताया था अभी रेसिस्टेंस से क्या होता है। तो मीन्स अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा। तो आओ देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि रेसिस्टेंस पैरेलली अरेंज होता है और जितनी Vs इस दो पॉइंट के बीच में, ये और इस पॉइंट के बीच में, उतनी ही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा। मीन्स ये भी Vs, यहाँ पे भी Vs पोटेंशियल, यहाँ पे भी Vs पोटेंशियल और यहाँ पे भी Vs पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर पैरेलल सर्किट में देखो तो यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है? IS इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मीन्स जो फाइनल करंट जो यहाँ से निकल रही थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है I1, I2 और I3 के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं IS इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I के फॉर्म में अगर इसे लिखना है तो V अपॉन R हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, सबके लिए यहाँ पे सीरीज सर्किट में जैसे करंट सारे के लिए सेम था, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम है। तो Vs इज अपॉन R1, Vs अपॉन R2, Vs अपॉन R3। तो ये तुम्हारा हो गया पैरेलल सर्किट, ये तुम्हारा हो गया सीरीज सर्किट। अब थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। इन सीरीज करंट रिमेन सेम, मैंने बताया था, और यहाँ पे सेम थ्रू आउट द सर्किट, बट वोल्टेज विल बी डिफरेंट एंड डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस डायरेक्टली। मीन्स अगर यहाँ पे करंट सेम है तो वोल्टेज वेरी करेगा रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जिसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा, जिस तीनों में से जिसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा। ओके, मान लो कि हमारा ये Vs जो है वो 6 वोल्ट है, ठीक है, और हमारा जो रेसिस्टेंस है वो 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, और यहाँ पे ये Vs हमारा 6 है। तो 2 के वेरी में अगर हमारा रेसिस्टेंस सेम होगा तीनों, मीन्स R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3, तो अगर ये 6 है तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 3 टाइम्स।
तो यहाँ पे इक्वल वोल्टेज आएगा, मीन्स अगर ये तीनों इक्वल होंगे रेसिस्टेंस तो वोल्टेज भी इक्वल होंगे, ये बात ध्यान रखना। ओके, और आगे मैं न्यूमेरिकल बताऊंगी तो सब समझ में आ जाएगा। और पैरेलल सर्किट में करंट वेरी करता है, डिफरेंट होगा, रेशियो के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। इनवर्स रेशियो में मीन्स जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी करंट कम, और वोल्टेज सारे टर्मिनल पे सेम होता है। तो मैंने अपना काम कर दिया। पार्ट 3 जल्दी ही अपलोड करूंगी, उसमें होगा हीटिंग ऑफ द कंडक्टर, पावर और कुछ न्यूमेरिकल्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ पढ़ो और समझो चैनल पे जाइए और जल्दी से बेल बटन दबाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।